हेलो मेरे 8th से 9th में आए हुए प्यारे बच्चों, आप सबका वेलकम है इंग्लिश बाबा चैनल पे। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम साइंस को चुटकियों में कर लेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तुम्हें सुंदर सुंदर पिक्चर्स तो दिखाई दे ही रही होंगी। व्हाट्स द मैटर? क्या बात क्या है मैम, ये पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हो आप हमें? हम क्या पिक्चर देखने आए हैं? अरे यार सुनो सुनो, घबरा क्यों रहे हो? सैड क्यों लग रहे हो? वाई आर यू सो सैड ब्रो? व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? तो ब्रो बता रहे हैं मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो ब्रो कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं है, बात ये समझो कि तुम्हें मैम जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं ना उसके पीछे भी एक बात है, उसके पीछे भी एक बात है, ठीक है? तो तुम्हें पिक्चर ऐसे नहीं दिखाई जा रही है, पिक्चर दिखाई जा रही है क्योंकि ये सारी पिक्चर्स तुम्हें एक आइडिया दे रही है कि मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। अब तुम्हें यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स दिख रही हैं ये सब मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ध्यान से देखिए, ये तुम्हें पानी का ग्लास दिख रहा होगा, ठीक है? इस पानी के ग्लास में जो हमने पानी डाला, क्या इस पानी का कुछ ना कुछ मास नहीं है? इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगा, ठीक है? तो इसका मास है और ये स्पेस ले रहा है, मतलब इसने पानी ने इस ग्लास के अंदर जगह भी ले ली, बिल्कुल ले ली, तो ये मैटर है। ये सारी पेंसिल्स क्या हैं? जगह ले रही हैं, मैटर है, इनका मास है, ये मैटर है। ये बुक्स भी क्या है? मैटर है। ये पेड़, ये हवाएं, ये सब क्या है? मैटर है। ये स्टोन मैटर है, ये क्लाउड्स मैटर है। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ मैटर। तो ब्रो क्या कहता है? ब्रो कहता है मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो हमारे आसपास जितनी चीज़ें जो कि स्पेस लेती हैं और जिसका कुछ मास होता है वो सब मैटर है। तो बिल्कुल आसान था ये। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मैटर किन से बना है? मैटर बना है पंच तत्वों से। अरे मैम इतनी हिंदी, इतनी शुद्ध भाषा में! बिल्कुल, इंडियन हो, इंडियन होने पे गर्व करो। तुम्हें बहुत आसानी से ये बात याद रखने वाली है कि मैटर जो है वो पंच तत्व मतलब 5 चीज़ों से बना है। एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। इसके अलावा हमारे धरती पे है क्या? बिल्कुल यही चीज़ों से हम बने हैं, यही चीज़ों से मैटर बना है, ठीक है? तो आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब मैटर है, ठीक है? तो तुम इसी मैटर से बने हो और इसका मतलब तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरे बड़े खुश हो रहे हो, सॉलिड बड़े खुश हो रहे हो, लिक्विड और गैस तुम तो फूले ही नहीं समा रहे, और गैस तो वैसे ही नहीं टिकता कहीं पे, बड़ा शरारती है। तो चलो आगे शुरू करते हैं, तुम तीनों को अच्छे से पढ़ डालेंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले तुम्हें जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है? अब कहोगे मैम कैसे? तो देखो ध्यान से, इसने बोला मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है। पार्टिकुलेट नेचर मतलब जो किससे बना होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट नेचर का मतलब जिसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स या फिर एटम। अब तुम्हारे सामने कोई भी सॉलिड की चीज़ रख दी, अब जैसे कि इसने ये बॉक्स रख दिया, इसने उसको बोला कि ये मैटर है, बिल्कुल है क्योंकि बॉक्स है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसने जगह ली हुई है, उसका मास है, ठीक है? जब तुम इसको क्या देखोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से चेक करोगे तो तुम्हें ये किस तरह का दिखाई देगा? इसके अंदर क्या होंगे? छोटे 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 पार्टिकल, एटम तुम्हें घूमते हुए दिखाई देंगे। मतलब घूमते हुए क्या ये कह सकते हो, उसका छोटे छोटे पार्ट्स तुम्हें दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये छोटे पार्टिकल से बना है। ऐसे ही अगर मैं सॉलिड की बजाय लिक्विड की, गैस की बात करूँ तो इसी तरह से उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उन तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस होता है ये तुम आगे अभी पढ़ने वाले हो। तो ये बात क्लियर होगी, ये बात ध्यान रहेगी कि मैटर किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अब दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो तुम्हें पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, कि पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इसको तुम कैसे प्रूव करोगे? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब देखो तुम्हें यहाँ पे गुलाबी से शरबत दिखाई दे रहे हैं, क्या ये मैंने तुम्हारे पीने के लिए रखे हैं? नहीं नहीं, पीने के लिए नहीं रखे बेटा, सुन लो ध्यान से। अब क्या है, अब मैंने एक ग्लास या फिर मैंने एक बीकर लिया, ठीक है? इस बीकर के अंदर, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? एक पोटेशियम पर मैग्नेट नाम का क्रिस्टल होता है,
एक मिनट दोबारा लिख रही हूँ यार, मेरा हाथ नहीं चल रहा। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। तो उसको तुम ज़रा सा चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं वो वाला नहीं, यहाँ पे चुटकी भर पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, जो कि पर्पल कलर का बहुत सुंदर से क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला तुम्हें बीकर दिख रहा है, इस बीकर के अंदर तुमने पहले क्या ले लिया, 100 ml पानी ले लिया। उस पानी के अंदर वो छोटे से क्रिस्टल्स को डाल दिया। इसका कलर हो जाएगा भाई साहब बहुत डार्क वाला पर्पल, तो जैसे तुम्हें इसमें दिख रहा होगा। अब क्या करना है, डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन क्या होता है मैम, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी का एडिशन, पानी डालते जाओ। अब तुम्हारे पास ये डार्क कलर का जो लिक्विड है, तुमने उसमें 10 ml पानी और डाल दिया, उसका कलर थोड़ा सा और बदल गया, ठीक है। तुमने फिर क्या देखा, उसका कलर थोड़ा सा जो बदला, उसमें और पानी डालेंगे तो थोड़ा सा और बदल गया, और पानी डाला तो थोड़ा सा और बदल गया। ये तुम्हें इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दोबारा दिखाया है। ये होता है, इस तरह से बन जाता है सॉल्यूशन। थोड़ा पानी और डालोगे तो ऐसा बन जाएगा, और पानी डालोगे ऐसा बन जाएगा। धीरे 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 उसके सारे के सारे जो उसके अंदर क्रिस्टल्स थे वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। मतलब पानी की वजह से वो क्रिस्टल्स घुलते जाएंगे, और पानी डालोगे तो वो क्रिस्टल्स और जगह ले लेंगे। इससे क्या होगा, एक लास्ट में जाके जो पानी बचेगा उसका पहले वाले बिल्कुल बीकर जैसा कलर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल प्लेन कलर, बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि ऑन डाइल्यूशन ऑफ कलरफुल सॉल्यूशन, जब तुम किसी कलरफुल सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हो, मतलब पानी डालते जाते हो, वी कैन स्टिल सी द कलर, हमें फिर भी उसमें कलर दिख रहा है। दिस मीन्स देर आर मिलियन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक छोटे से इस क्रिस्टल को भी मैं इस पानी में डालूंगी ना, तो इसका बहुत सारा कलर इस पानी के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये छोटा सा क्रिस्टल छोटे 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 क्रिस्टल्स से बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इसका मतलब दिस मीन्स देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कलर विच जस्ट डिवाइड देमसेल्फ ऑन डाइल्यूशन, जो कि जितनी बार तुम पानी डालते जाओगे वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा क्रिस्टल, और ज़्यादा वो फैलता जाएगा, और लास्ट में जाके पानी का जो रंग था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस। इसका मतलब हमें इससे पता चल जाना चाहिए कि ये क्या होता है, बहुत छोटे साइज़ का होता है। अच्छा, तुम्हें अब जिस नॉर्मल एग्जांपल देते हो, घर पे तुम क्या बनाते हो, रूह अफ़ज़ा है ना, या फिर तुम कह सकते हो कि जो तुम वो पाउच कलरफुल जो तुम ऑरेंज कलर का पाउच डाल रहे हो, रसना बना रहे हो, ये सब क्या है, इसी का तो एग्जाम्पल है। रसना के अंदर और ज़्यादा पानी डाल दो, उसका कलर फीका सा हो जाएगा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मम्मी ये बना दियो यार, ये कितना गंदा सा टेस्ट दे दिया, अच्छा ही नहीं लग रहा है ये तो बिल्कुल भी, इसमें तो आपने लगता है रूह रसना डाला ही नहीं है। मम्मी कहेगी मैंने डाला है, नहीं आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, तभी तो कलर ख़त्म हो गया उसका, समझ गए। सो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। मैटर जो आपके पास है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। बिल्कुल गलत। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो बहुत दूरियां आ जाती हैं। समझ में आया। अब तुम इसको ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी सुंदर सी तस्वीर क्यों लगाई है, ऐਵੇਂ ही थोड़ा ना लगाई है, समझाने के लिए लगाई है बेटा। इसने क्या बोला कि ये पार्टिकल की पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें थोड़े थोड़े गैप होते हैं। अभी तुम्हें इनके बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं, इसमें 4 बंदे और खड़े हो जाएंगे, है ना, तो इसमें स्पेसेस होती हैं। दूसरी, पार्टिकल्स तुम्हारी तरह तुम्हारे नेचर वाले होते हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं, मूविंग कॉन्स्टेंटली। हमारे स्कूल में हम बच्चों को देखते हैं ना, सारा दिन क्लास में तो टिकना नहीं है, इधर से उधर, पानी पियाऊँ जी मैम, वॉशरूम जाऊँ जी मैम। तो ये क्या है, पार्टिकल्स तुम्हारी तरह शरारती हैं, ये कॉन्टीन्यूसली घूमते रहते हैं। समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, है देखो फोटो देखो ध्यान से, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे की तरफ क्या रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। समझ गए। ये पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आते हैं। अब कैसे आते हैं, कोई तो शक्ति है जो उनको खींचती है ना। तो ये क्या कह रहा है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा
आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तो सीधी सीधी बात है, ये इसको क्या कहना चाह रहा है कि मैटर जो है उसके जो पार्टिकल हैं किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो उसकी तरफ आ जाते हैं। समझ में आया? तो अब तुमने इसकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो बिल्कुल भी भूलना मत। भूल गए तो बेटा नंबर देना भूल जाएंगे टीचर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। और तीसरी क्या कहती है? कि उनमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होता है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होती है। अब ये ध्यान रखना, जितनी भी 3 चीज़ें मैंने बताई हैं ये मैटर किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करती है। क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है। सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस क्या होगा वो तुम आगे पढ़ोगे। आगे देखो, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये तुम्हें मैंने पहली प्रॉपर्टी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बताई। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे। तुमने पानी का एक ग्लास ले लिया और तुमने उसमें चीनी मिला दी, ठीक है। उस पानी के ग्लास के अंदर तुमने चीनी मिला दी और वो चीनी उसमें घुल गई। कैसे? जादू है क्या? अब देखो, पानी क्या है? पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। उन स्पेसेस में वो जो तुमने चीनी नहीं बोलना, शुगर जो तुमने उसके अंदर मिलाई, वो शुगर उसके अंदर घुल गई क्योंकि उस पानी ने उसको स्पेस दे दी। शुगर को क्या दे दी? स्पेस दे दी। और तुमने जैसे ही उसको घोला वो उसके अंदर घुल गई, पता ही नहीं चला कहाँ है। इसका मतलब इसको तुम चेक कैसे कर सकते हो ये भी ध्यान देना। अगर तुमने 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, उसमें तुमने चीनी भी डाल दी, उसके बाद भी तुम्हें वो 100 ml ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ चीनी डालने पे वो पानी बढ़ गया, क्योंकि पानी के अंदर ऑलरेडी स्पेसेस थे, उस स्पेसेस को ही चीनी ने ले लिया, उस स्पेसेस को ही शुगर ने लिया है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो नीचे तुम्हें मैंने एक पिक्चर के अंदर कुछ समझाने की कोशिश की है कि सॉलिड के अंदर क्या होती है, लीस्ट स्पेसेस। अब ध्यान से देखो ये बात, कोई भी तुम्हारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, पेन, बुक, एवरीथिंग, वो बिल्कुल सॉलिड है। वो क्या हवा में बह रही है? क्या वो फ्लो कर सकती है? ठीक है, ऐसे तो नहीं ना हमें कि वो इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दे रही हो या पिघल जाए हमारे सामने, नहीं, वो बिल्कुल क्या है? सॉलिड है। इसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होती है। और जितने ज़्यादा वो स्ट्रांगली जुड़े होंगे तो उतनी ही कम क्या होगी, उनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होगी। तो समझ में आया? सॉलिड के अंदर स्पेस कम होती है और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड के अंदर थोड़ी सी स्पेसेस बची हुई मतलब होती हैं, लिक्विड के अंदर स्पेस होगी और अट्रैक्शन भी होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी सी क्या होगी? लेस। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी स्पेसेस तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। इसी वजह से जो पानी है वो इकट्ठा ही रहता है। इसको आप कैसे देख सकते हो? अगर आप पानी मान लो आपने पानी, टैप से पानी निकलता हुआ आ रहा है और उसमें बीच में आपने उंगली डाल के देखी, तो वो पानी उसमें से टूट के अलग अलग हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मिल जाता है ना। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन है, तो इस वजह से वो क्या होता है? थोड़ी सी स्पेसेस तो होती है लेकिन उसमें फिर भी अट्रैक्शन होती है। लेकिन गैसेस की बात करें, ओहो हो, गैसेस तो ऐसी फैलती हैं भाई, क्या बताएं। अब एक रूम में तुमने दूर बैठे हुए कुछ किया, क्या किया? अरे वही, क्या किया मैम? अरे परफ्यूम स्प्रे किया। क्यों उल्टा सोचते हो? अच्छा, तुमने दूर बैठे एक रूम में परफ्यूम स्प्रे किया। अब वो परफ्यूम की पूरी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है भाई? क्योंकि उसमें बहुत स्पेस होती है, ठीक है, वो फ्लो कर सकता है इजीली, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस है उसके अंदर, और उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ प्यार ही नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना, तो वो अट्रैक्ट फील ही नहीं करते हैं, वो अपना प्यार ढूंढने इधर उधर जाते हैं, तो लोएस्ट अट्रैक्शन होती है उसके अंदर और स्पेस ज़्यादा होती है। तो समझ गए ये चीज़? गुचमुच मार दिया मैंने पूरा। अच्छा, अब मैंने ये बोला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली,
है ना, बोली ये बात। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तुमने कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। अब इसका क्या मतलब है मैम? अब देखो, पार्टिकल्स जब कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं या मूव करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये ध्यान रखना मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी वर्ड आ रहा है इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी की मोशन की वजह से पैदा होती है, किसी भी पार्टिकल्स की मोशन की वजह से आ रही है। तो अब ध्यान से सुनो, सॉलिड जो होते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो इसके अंदर बहुत कम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स दूर होते हैं थोड़े थोड़े, तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अच्छा, और गैसेस में तो और भी ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके गैसेस के पार्टिकल्स और ज़्यादा फैलते हैं, और ज़्यादा मूव कर सकते हैं, मतलब इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसमें लो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, इसमें मॉडरेट और इसमें हाई होती है। सो क्लियर हो गया ये चीज़। अच्छा, अगर मैं क्या कर दूँ, लिक्विड या सॉलिड, चलो शुरू करते हैं सॉलिड से। अगर मैं सॉलिड को गर्म करना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल ये आइस ही है ना, आइस को अगर मैं गर्म करूंगी, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आइस जो पिघल कर वाटर बनेगी, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को भी क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तुम्हें मैंने जो यहाँ पिक्चर दिखाई है, ये पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, जिगजैग इधर उधर रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड में सबसे कम, मतलब वाइब्रेशंस होती हैं, लिक्विड में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है और गैसेज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। इज इट क्लियर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, ये प्रूव हो गया। अब आगे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, जो अभी तुमने देखा था, छोटी सी जो मैंने पिक्चर लगाई थी उसमें वो प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो जो प्यार भरी नज़रें हैं, जो पार्टिकल्स एक दूसरे से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, वो किस में सबसे ज़्यादा रहते हैं, सॉलिड में। तुम्हें दिख रहा है कैसे चिपके हुए हैं सारे एक दूसरे के साथ, मतलब ये बहुत प्यार करते हैं, इनमें बहुत भाईचारा है ना। लेकिन जो लिक्विड्स हैं आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े दूर हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा कम भाईचारा है। और गैसेस, भाई साहब, ये तो एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते हैं, इसका मतलब सबसे कम भाईचारा या लगा लो सबसे ज़्यादा दुश्मनी कहाँ है, लिक्विड्स में। सो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में, ठीक है। तो इनमें आपको ये याद रखनी है बात। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। सॉलिड में मैंने बोला सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका सबसे इजी एग्जांपल आपको दिखा दूँ, चॉक। ये चॉक तुम्हें दिख रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये चॉक कैसे रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये तुम्हें लिक्विड दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल बताया था कि इस लिक्विड में से जो ये वाटर यहाँ से निकलता आ रहा है, तुमने इसके रास्ते में अपना हैंड लाया, इस हाथ ने क्या किया, पानी की डायरेक्शन को बदल दिया, ऐसे ऐसे गिर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर ये पानी नीचे जाके फिर मिल जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब तीसरी पिक्चर जो दो तुम्हें नीचे पिक्चर्स दिख रही हैं, ये गैस के एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ से, ये एक रूम में आपने कॉर्नर में अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक जला दी, ठीक है। अब उस इंसेंस स्टिक का जो धुआं फैल रहा है, ये जो सारा धुआं है, क्या तुम उसको रोक सकते हो? क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अट्रैक्टेड होते हैं? नहीं, ये जितना ज़्यादा हो सके फैलने की कोशिश करते हैं रूम के अंदर। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, वो टिक के रह ही नहीं सकते हैं, ये बात भी प्रूव हो गई। और दूसरी बात क्या प्रूव होगी, इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, ये दूर दूर रहना पसंद करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको परफ्यूम का एग्जांपल दूं, इस परफ्यूम के अंदर देखो तुम्हें ये स्प्रे होता हुआ दिख रहा है, जैसे ये स्प्रे होगा इसके सारे पार्टिकल्स तुम्हें दूर जाते दिख रहे हैं, ये दूर जाते हुए रूम के अंदर पूरा फैल जाएंगे और इसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वे एक दूसरे के पास वापस नहीं आएंगे। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया, सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की कम और गैसेस की बिल्कुल कम।
अब आगे देखिए, एक पिक्चर से आपको मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ समझाने जा रही हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ आपको रट्टे नहीं मारने, आपको समझने हैं। समझ गए मेरी बात? अगर आपने इसको एक बार समझ लिया मेरे समझाए से, तो आपको गारंटी है आप कभी भी इसको भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो तुमने अभी अभी पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरह से होते हैं। सॉलिड के अंदर बिल्कुल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो रिजिड, कहीं नहीं जा सकते भाई साहब, एक ही जगह पे रहेंगे, बिल्कुल कठोर। ठीक है, ये रिजिड नहीं है, ये बंधे हुए नहीं हैं, इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, कोई बेड़ियाँ नहीं है। ऐसे ही गैसेस तो भाई छुट्टे सांड है भाई, वो इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं। तो सॉलिड क्या है? रिजिड है। लिक्विड रिजिड नहीं है और गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। समझ गए? सॉलिड की जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स है, जैसा वो है वैसा ही रहेगा, है ना, आप उसको नहीं बदल सकते हो। लिक्विड की कोई शेप नहीं है भाई, आप लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालोगे, जिस भी फॉर्म में डालोगे, सुंदर सी बॉटल के अंदर डाल दो, ग्लास के अंदर डाल दो, वो उसी शेप में हो जाता है। समझ गए? और इसी तरह से गैसेस की भी कोई शेप नहीं है। समझ गए? गैसेस को भी जिस कंटेनर में डालो वो उसी की शेप ले लेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या इनकी जो सॉलिड आपको दिख रहे हैं, क्या इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है? बिल्कुल फिक्स होती है। जैसी शेप है वैसी उसकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ऐसे ही लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स है। जितनी वॉल्यूम में, मतलब अगर मान लो आपने 1 लीटर पानी या 100 ml, छोटा थोड़ा ले लो यार, इतना मत लो, पानी की कमी हो रही है, 100 ml पानी तुमने इस बीकर में लिया हुआ है। अब ये 100 ml पानी तुम किसी बॉटल में शिफ्ट कर दो, पानी तो उतना ही रहेगा ना, पानी तो कहीं नहीं जा रहा। तो फिक्स वॉल्यूम किसकी होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम सॉलिड की भी होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम लिक्विड की भी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस की, इस गैस को तुम दूसरे कंटेनर में जब शिफ्ट करने लगोगे, थोड़ी बहुत गैस इधर उधर लीक हो ही जाती है। अरे मैंने क्या बोल दिया, उप्स, गैस लीक हो जाती है, तो थोड़ी बहुत गैस लीक हो जाती है, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो गैस लीक हो जाएगी, इसका मतलब उसकी कोई वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है। मतलब जितनी तुमने उस कंटेनर में गैस रखी थी, क्या उतनी की उतनी तुम वादा करते हो दूसरे कंटेनर के अंदर चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। समझ गए? अच्छा, इसके नीचे लिखा है कांट बी स्क्वैश्ड, मतलब दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड को कैसे दबाओगे भाई? सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता। अब एक्सेप्ट मैं तुम्हें कुछ एक एग्जांपल दूंगी कि दबाए जा भी सकते हैं कुछ सॉलिड। देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, सॉलिड है, ईंट को तुम अपने हाथों में लेके दबाओ, कुछ नहीं होगा, उसको कोई असर नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही अगर मैं स्पंज ले लूँ, स्पंज, ठीक है, स्पंज का टुकड़ा, अब स्पंज के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। है तो वो सॉलिड, हम उसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं, उसकी स्पेस, वो स्पेस भी ले रहा है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, सब कुछ है। लेकिन आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, आप उसको दबा सकते हो। रीज़न क्या है? उसके अंदर प्रेजेंट ये छोटे छोटे पोर्स के अंदर क्या भरी हुई होती हैं भाई साहब? गैसेस। और गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब इस सॉलिड को एक ऐसी प्रॉपर्टी गैस से मिल गई कि जिसकी वजह से उसकी ये वाली प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई। समझ गए मेरी बात? कि जो स्पंज है तो वो सॉलिड, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी गैस वाली थी। कौन सी? की गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब लिक्विड की अगर बात करें, क्या लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है? लिक्विड को एक हद तक आप थोड़ा थोड़ा दबा लोगे, लेकिन आप उसको कंप्लीटली कंप्रेस करके ख़त्म नहीं कर सकते हो। लेकिन गैसेस को आप आराम से इजीली कंप्रेस कर सकते हो। जितने छोटे कंटेनर में आप उसको डालोगे, उतने छोटे वेसल में, उतने छोटे सिलेंडर में वो फिट हो जाएगी। ठीक है, ये गैसेस भरी हुई हैं, ऊपर से आपने क्या कर दिया, उस पर प्रेशर लगाना शुरू किया, ये और छोटी हो गई, ये और छोटी हो गई। मतलब जितनी छोटी जगह उसको मिलेगी वो उसके अंदर फिट आती जाएगी। समझ गए मेरी बात? अच्छा, ये तुम्हें मैंने सारी चीज़ें जो समझाई, इसको तुमने यहाँ पे ले लेना है स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब ध्यान से फिर से मेरे साथ फिर से पढ़ते जाना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, भूलने वाली बात ही नहीं है। सॉलिड की डेफिनेट शेप है, बिल्कुल उसकी फिक्स शेप होती है। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम मतलब फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है, गैसेस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। इसमें क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसके अंदर थोड़ी सी कम होगी सॉलिड के कंपैरिजन में, और इसके अंदर तो बिल्कुल ही कम होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो कहीं जाते नहीं हैं इधर उधर, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं।
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होगी। ऐसे ही सॉलिड के बाद जो लिक्विड आएंगे उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन गैसेस के अंदर भाई साहब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो वो रुकते ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला वो छुट्टे सांडा इधर उधर घूमते रहते हैं, समझ गए। अब आगे देखो, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रादर दे वाइब्रेट ओनली एट फिक्स पोजिशन। अब मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल एक ही जगह पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट, इधर उधर नहीं जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा घूम सकते हैं, और गैसेस तो भाई साहब कहीं भी जाओ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया, ये क्या किया मैम, इतना गंद मार दिया, हम स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। अरे ले लो, अब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बोला नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाई डेंसिटी। अब कहोगे डेंसिटी क्या है मैम, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा मतलब उतना हैवी, मतलब ये कह सकते हो सॉलिड्स हैवी होते हैं, सॉलिड में मास अच्छे से भरा हुआ होता है, बॉडी बिल्डर होते हैं सॉलिड तो, ठीक है। तो लिक्विड अगर मैं बात करूँ सॉलिड की तो हाई डेंसिटी, लिक्विड की थोड़ी सी कम होगी, और गैसेस तो पहले ही बोला हल्की हैं बेचारी, इधर उधर घूमती रहती है, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सॉलिड घूम नहीं सकते, फ्लो नहीं कर सकते, नो फ्लूइडिटी। ये फ्लो कर सकती हैं, पानी बहता है, हवा बहती है, इसका मतलब ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बस इतनी सी जो आपको लर्न करनी थी वो बिल्कुल आसानी से समझ भी आ चुकी होंगी तुम्हें। अब आगे देखो, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट में चेंज। स्टेट मतलब इधर एक स्टेट से हरियाणा से यूपी, हरियाणा से ये इधर उधर नहीं जाना है। स्टेट का मतलब वो देखने में पहले सॉलिड था, बाद में वो लिक्विड बन गया, बाद में वो गैस बन गया। क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, दो तरीक़ों से। पहला तरीका क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब जैसे क्लास में टीचर बहुत गुस्से में घूम रहा है, उसका गुस्सा इतना बड़ा हुआ, उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि वो हर बच्चे को पीट रहा है, लेकिन एक बच्चे ने बड़े प्यार से कहा मैडम आप तो बहुत ही क्यूट हो, मैम आप तो बहुत अच्छे लगते हो हमें। मैडम का गुस्सा हो गया ठंडा, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा। अब जब मैडम का गुस्सा था हाई, उस टाइम पे तो भाई साहब कोई सॉलिड नहीं, कोई लिक्विड नहीं, कोई गैस नहीं जिसको उसने ना बदल दिया हो। लेकिन जैसे ही मैडम का गुस्सा हुआ ठंडा, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, वापस उनको उनकी पहले वाली स्टेट में ला दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसको अभी हम करेंगे। फिर बात करते हैं प्रेशर की। जैसे तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का बहुत बोझ है, वो बात अलग है, तुम लेते नहीं हो, बोझ तो तुम्हारे पर बहुत डालने की कोशिश की जाती है। ये बेचारे तुम है ना उदास से, मम्मी बहुत पढ़ाती हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा काम देती है, मम्मी टीचर भी बहुत काम देती है, मैं कैसे करूं, इतना बोझ हमारे ऊपर, इतना बोझ, किताबों का बोझ, उसके बाद पबजी भी खेलनी होती है, उसके बाद गर्लफ्रेंड से बात भी तो करनी होती है, कितने काम कराए एक छोटा सा बच्चा भाई। तो अब तुम पढ़ो, ये प्रेशर वो वाला प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर तुम्हारे ऊपर तो लग ही नहीं रहा है, मैं तो मैटर पे लगा रही हूँ भाई साहब। अब देखो पहला जो है वो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब पहले पढ़ते हैं टेम्परेचर। मैंने लिख दिया ब्रैकेट में इंक्रीज़, मतलब इस बार मैं जितनी भी जो भी बात करूँगी वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे रिलेटेड होगी, ठीक है। पहला मैंने बात की बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ, उससे पहले तुम्हें समझना चाहिए एक जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्ट होना, मतलब मेल्ट हो जाए जिस पे कोई चीज़, वो पॉइंट जिस पे कोई चीज़ मेल्ट हो जाए। तो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन। ये वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आइस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसका टेम्परेचर है जिस पे वो मेल्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है। जब आप सॉलिड को हीट करते हो, ठीक है, सॉलिड को तुम क्या करते हो, हीट। अब तुम्हें मैंने पहले ये वाली बात बता दी थी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तो तुमने सॉलिड को करना शुरू कर दिया हीट। हीट होने पे क्या होगा, इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो पहले की क्या थे, बिल्कुल क्लोज थे, जिनके अंदर बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी नाम मात्र थी, बिल्कुल कम थी, अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी शुरू हो गई, इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। इंक्रीज़ हो गई अगर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड के पार्टिकल्स जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे थे, अब वो थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और वो चीज़ किसके अंदर होती है, सेकंड स्टेट, मतलब कि लिक्विड, है ना।
तो मतलब जब तुम्हें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जब तुम उसको गर्म करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे लिक्विड के बाद गैस वाली स्टेट लेकर आनी है, तो इसका मतलब मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। उससे पहले क्या है, तो टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो बॉयल हो गए, स्टीम बनानी, या मतलब ये लगा लो उसके अंदर से गैसेस, उसके अंदर से वेपर्स बनने शुरू हो जाएं, ठीक है, शुरू हो जाएं। तो जस्ट लाइक इन द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, the force of attraction among them decreases and they start flow moving very freely। अब देखो मैंने सेम बात बोली है, कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, और बढ़ गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, और डिक्रीज़ हो गई। इसका मतलब जो पहले लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ठीक ठाक थी, अब और ज़्यादा कम हो गई, पार्टिकल्स और ज़्यादा घूमने लग गए, और ज़्यादा पार्टिकल्स जो इधर उधर छोटे सांड की तरह घूमते हैं वो क्या है, गैस है। तो इसका मतलब गैस वाली स्टेट कब आ जाएगी, जब आप उसको और ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे। समझ गए? तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब मैं बात करूँगी जब टेम्परेचर घटाया जाएगा। अब तुमने लास्ट पे गैसेस जो बनाकर छोड़ी, तुमने वापस उसको लिक्विड बनाना है, तो तुम इसमें क्या करोगे, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वापस उसको कम करने की कोशिश करोगे। इस टाइम जो गैसेस हैं जो छुट्टे सांड की तरह घूम रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। जो गैसेस घूम रही हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब तुमने जैसे ही उसको ठंडा किया, ठीक है, उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो तुमने घटा दिया। अब टेम्परेचर जब तुमने घटाया तो यही जो काइनेटिक एनर्जी जो हाई थी, अब वो क्या होनी शुरू हो गई, लो। अब काइनेटिक एनर्जी लो शुरू हो गई होनी, इसका मतलब जो पार्टिकल्स जो ज़्यादा दूर दूर थे अब वो थोड़े थोड़े पास आने शुरू हो जाएंगे। अब जो वो थोड़े थोड़े पास आए, इसका मतलब वो लिक्विड बन गए। समझ गए? तो इसका तुम्हें बहुत इजी एग्जांपल नीचे मैंने फोटो में दिखा दिया, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। वो प्रोसेस जिसमें आप गैस को वापस से लिक्विड बना देते हो टेम्परेचर को घटाकर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से इस कैटल में से जो स्टीम निकल रही है उसके ऊपर एक बर्फ़ वाली प्लेट रख दी गई है, ठीक है। वो बर्फ़ वाली जो प्लेट है, इस स्टीम का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई इसके अंदर गर्मी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऊपर बर्फ़ वाली प्लेट है, इसने आसपास का सारा टेम्परेचर घटा दिया, इसके आसपास टेम्परेचर। उससे क्या होगा, जो ये गैस इस पर टकरा रही है, कम टेम्परेचर की वजह से ऊपर जो टेम्परेचर उसको ठंडा मिल रहा है उसकी वजह से वो लिक्विड बन गई और नीचे आ गई। ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो, बहुत आसान है। अच्छा, और एग्जांपल देखो, जो तुम नॉर्मल लाइफ में बात भी कर चुके हो, छोटे होते 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो। क्या है यहाँ पे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कंडेंसेशन होती है, मतलब बारिश का पानी जो नीचे आ रहा है वो कंडेंसेशन प्रोसेस है। मतलब बादलों के अंदर पानी जाकर जो छुप गया था वो ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से वापस क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। ये गर्मी की वजह से जो इवेपोरेशन हुई थी, उस बादलों के अंदर जाके ये सारा पानी जाके बस गया था, समा गया था। अब उसके बाद क्या हुई, जब एटमॉस्फेयर क्या हुआ, नॉर्मल जो ठंडा ठंडा हुआ, तो फिर कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल जो बहुत इजी है, जो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते भी हो, वो क्या है, ठंडा ठंडा बर्फीला पानी, उसके ग्लास के बाहर तुम्हें दिखते होंगे वेपर्स, दिखते हैं ना ये। अब क्या होता है, बहुत इजी सा लॉजिक है, सुनो ध्यान से। ये जो बर्फ़ वाला पानी है, ठीक है, इसने इस ग्लास के टेम्परेचर को ठंडा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। आसपास की गर्म हवाएं ग्लास के ऊपर टकराई, मतलब जो वेपर्स हैं, जो गैसेस हैं, जो वो ग्लास के ऊपर टकरा रही हैं, जो वेपर हैं वो ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से, ठंडे टेम्परेचर की वजह से क्या बन गई, लिक्विड बन गई। वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और वहाँ पे क्या हो गई, कंडेंसेशन। बहुत आसान है ये। आगे देखिए लिक्विड्स। लिक्विड
जो कि सॉलिड बनाए जाते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेज एंड द टर्न इनटू द सॉलिड स्टेट, बहुत आसान। फिर वही सेम बात बोल रहे हैं कि जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की जो कि थोड़ी सी हाई थी एज कम्पेयर टू सॉलिड, उसको फिर से घटा दिया जाए तो वो वापस से क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। जैसे कि तुम बर्फ़ के अंदर कह रही हो, तुम फ्रिज के अंदर पानी रख देते हो ऊपर फ्रीज़र में, वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। तो ये जो आइस की फॉर्मेशन है वो ठंडे टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कम करने की वजह से होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको अच्छे से समझना, इस पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है। सब्लिमेशन क्या होता है, जब आप गैस को डायरेक्टली सॉलिड में या फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तुम्हारा इसका बहुत आसान एग्जांपल है, घर के अंदर कपूर बोलते हैं ना, मम्मी से पूछना कपूर क्या होता है मम्मा दिखाना, तो मम्मी तुम्हें दिखाएंगी। अगर तुम कपूर जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसको तुम यूज़ करते हो, दिए के अंदर रखते हो, इसको जलाते हो, ना तो वो लिक्विड बनता है, वो सीधा ही क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से सीधा गैस बन गया, धुआं 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 हो गया, ठीक है। तो सॉलिड से सीधा धुआं बन गया, मतलब सब्लिमेशन हो गया। और इसका तुम्हें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तुमने सिंक के अंदर छोटी छोटी वाइट कलर की बॉल्स देखी होंगी, या तुमने मम्मी को घर में जब कपड़े रखते हैं अलमीरा के अंदर या बेड के अंदर मम्मियाँ रख देती हैं कि सर्दी में निकालेंगे, उसमें मम्मी छोटी छोटी नैफ्थलीन बॉल्स डाल देती हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, नैफ्थलीन्स बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। इन नैफ्थलीन बॉल्स जो कि जिसको मम्मी जो बोलेंगी वो क्या बोलेंगी, मम्मी कहेंगी कि ये क्या है, फिनाइल की गोलियाँ, ठीक है। फिनाइल की जो ये गोलियाँ जिसको एक्चुअल में नैफ्थलीन बॉल्स बोला जाता है, वो भी क्या होती है, सॉलिड से सीधा गैस बन जाती है। और एक तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल दैट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होता है, ये आइसक्रीम के जो आइसक्रीम बेचने वाले आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये जो तुम्हें आइसक्रीम की जो रेडी दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर इसमें क्या होती है, ड्राई आइस भरी होती है और उसमें आइसक्रीम्स रखी होती हैं। ड्राई आइस क्या करता है, लिक्विड नहीं बनता है। ड्राई आइस जब तक उसका फ्रीज़र बंद है, ऊपर से ढक्कन बंद है, वो आइस रहेगा। जब तक उसको बंद रखा जाएगा वो आइस रहेगा। जैसे तुम उसको खोलोगे, तुम देखते हो ना, जैसे वो जो भैया है जो आइसक्रीम देने वाला होता है वो खोलता है तो उसमें से धुआं 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 निकल रहा है। जैसे इसमें ड्राई आइस में तुम्हें निकलता दिख रहा होगा धुआं, है ना। ऐसे ही जब वो उसको खोलता है ढक्कन को तो उसमें से धुआं निकलता है। इसका मतलब उसमें क्या है, सब्लिमेशन हो रही है। वो सीधा आइस जो है वो जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। क्लियर। फेज चेंजेस जो कि मैं तुम्हें अब सीधा फिर से बताने वाली हूँ, जो तुमने अभी अभी पढ़े हैं, वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड बन रही है कोई चीज़, ठीक है। तो ये ऊपर सॉलिड से लिक्विड, जब मतलब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन अगर उल्टा कर दो कि आप उसको लिक्विड से वापस सॉलिड बना रहे हो तो आप उसको बोलोगे फ्रीजिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड से जब आप गैस की तरफ जा रहे हो तो वो इवेपोरेशन कहलाएगा। लेकिन गैस को वापस से लिक्विड बनाते हो वो कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, गैस को सब्लिमेशन प्रोसेस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है और सॉलिड को वापस गैस बनाते हैं, उसको भी सब्लिमेशन बोल सकते हैं या फिर डिपोजिशन बोल सकते हैं। आप चाहे सब्लिमेशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इन सब के जो नाम है ये आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर है ये? बिल्कुल क्लियर है, इजी है ये बिल्कुल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट वो हीट होती है जिसमें आप बिना टेम्परेचर को बदले किसी चीज़ की स्टेट को बदलते हो। क्या बोला मैंने? अरे मैम क्या बोल दिया आपने? लेटेंट हीट क्या होता है बेटा? आपने थोड़ी सी जो हीट दी किसी भी मैटर को, उसका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। थर्मोमीटर से चेक करोगे टेम्परेचर तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन उसकी स्टेट बदल जाएगी। अब पढ़ते हैं इसको कैसे। पहला पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है यहाँ पे? जब आप क्या करते हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, जिसका बहुत ईजी एग्जांपल है हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ये वो हीट की अमाउंट है जो हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को
ठीक है। 1 किलो सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लाके सेम टेम्परेचर पे रखते हुए उसको मेल्ट करना है, समझ गए। 1 किलो आइस लेनी है आपने, उस आइस को आपने क्या बना देना है, वाटर बना देना है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदलना। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ध्यान से सुनो। तो ये जो आप करोगे ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं उसकी फॉर्म में आपको समझाऊंगी। अब देखो डायग्राम ध्यान से। आपको यहाँ पे क्या दे दी? क्रश्ड आइस दे दी, ठीक है। एक आपने क्या ले लिया? आइस ले लिया। उस आइस को आपने इस जार में ले लिया, ठीक है। ऊपर से थर्मोमीटर लगा दिया। जब आपने इसको चेक किया ये 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। नीचे से आपने इसको हीट देना शुरू किया। जब आप इसको हीट दे रहे हो, ये जो आइस है ये कितनी है? 1 kg, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इसको हीट दे रहे हो, हीट देते हुए वो उसी टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको पानी भी बनता दिखना शुरू हो जाएगा। आप अगर देखो नॉर्मल आइस को हाथ पे रख के भी देखो ना, आइस क्या है, अपने आप पिघलना शुरू हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी। तो आपने तो इसको नीचे से हल्की से जो हीट दी है उससे वो आइस क्या बन रही है? वाटर बन रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। इसका मतलब ये वो हीट है जो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन स्टेट को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। समझ गए मेरी बात? तो आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि ये वो तरीका है जिसमें आप हीट तो दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर को नहीं बदल रहे, थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। आगे देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम से ही समझ जाना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। अब ये वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो हमें 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए चाहिए, समझ गए। लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अब देखो इसका भी तुम्हें एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया। अब तुमने क्या ले लिया? पानी ले लिया, ठीक है। वाटर ले लिया जो कि बहुत गर्म था, उसका तुमने जब टेम्परेचर चेक किया वो कितना आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुमने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया है, बहुत गर्म पानी। अब उस गर्म पानी को तुमने और हीट दे दी नीचे से। अब क्या होगा? वो पहले ही बॉयल हो चुका था, मतलब उसके थोड़े थोड़े वेपर्स ऑलरेडी निकल रहे थे, उसको थोड़ी सी ऐसी हीट दी कि उसके वेपर्स ही बनने शुरू हो गए पूरी तरह से। अब क्या हुआ? जब उसके वेपर्स बन रहे हैं फिर भी थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर कितना दिखाई दे रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर में। तो मतलब हमने वो अमाउंट ऑफ हीट दी है जिससे सिर्फ क्या हुआ? उसका एक पीक पॉइंट आ गया जिससे उसने अपनी स्टेट बदल ली, ठीक है। कहते हैं ना आंसू आंखों में आ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। एक छोटी सी ऐसी बात हुई कि आंसू निकल आए, है ना। तो आंसू जो वो बाहर आए हैं वो क्या है? उसको कुछ ऐसा पीछे से स्टिमुलस मिला है, ऐसी कोई कड़वी बात कही कि उसके आंसू बाहर आ गए, लेकिन पता भी नहीं चला, समझ गए। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन क्या होगा? स्टेट बदल जाएगी। इसको छोटे से एक ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो आप। आपको क्या दिखा रखा है? यहाँ पे तीनों स्टेट्स दिखा रखी हैं। यहाँ पे इसने टेम्परेचर बढ़ता हुआ बताया है और यहाँ हीट दी जा रही है। उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी तुम हीट दोगे, ये जो सॉलिड है, ठीक है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ दिखा रहा है। मतलब टेम्परेचर तो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेकिन जो सॉलिड है वो लिक्विड बन चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन ये जो लिक्विड है ये क्या बन चुका है? गैस बन चुका है। समझ गए मेरी बात? ये जो दो बीच में पीक आए हैं ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिस पे टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। ये पूछा नहीं जाता लेकिन समझने के लिए ज़रूरी होता है। आगे देखिए, तुमने पढ़ लिया टेम्परेचर से कैसे बदला जाता है। अब पढ़ेंगे प्रेशर से क्या होता है। भाई साहब, प्रेशर क्या करता है? यहाँ पे बड़ा प्रेशर है यार, दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर से बंदा पागल हो जाता है ना। ऐसे ही क्या होता है, प्रेशर से आप स्टेट को बदल सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल बहुत आसानी से हम ड्राई आइस का ले सकते हैं। ड्राई आइस जो कि क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। वो सीधी की सीधी क्या कर सकते हैं? हम उसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसका प्रेशर घटा दे तो, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर 1 atm टेम्परेचर अगर उसकी वैल्यू घटा दी जाए तो वो क्या हो जाता है? ईजिली क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। चलो छोड़ो, वो खैर अलग बात है। अब आपको नॉर्मली एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने एक सिलेंडर के अंदर गैस फिल कर ली, ठीक है।
इसमें आपने ऊपर से पिस्टन लगा दी, कॉर्क, जो कि मूवेबल होती है, ठीक है, ऊपर नीचे आप इसको इजीली घुमा सकते हो। अब क्या होगा जब तुमने इस पर प्रेशर लगाया, मतलब इसको दबाना शुरू किया, इसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा पास आ जाएंगे। तुमने इस पर और ज़्यादा प्रेशर लगाया, इसके पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे। तुमने इस पर और बढ़ा दिया प्रेशर, मतलब इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा पास आए। तो जब तुम्हें पता है पार्टिकल दूर दूर हैं बहुत ज़्यादा, तो वो गैस थी, लेकिन पार्टिकल जब पास आना शुरू हो जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आप ये चीज़ करते हो, मतलब जब भी आप प्रेशर ज़्यादा रखोगे, तो जब आप उसके साथ एक और चीज़ लगा दो, मतलब टेम्परेचर अगर घटा दो, तो ये सोने पे सुहागा होता है। मतलब हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस केस में हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम हाई प्रेशर कर रहे हैं और साथ ही हम क्या कर दें, टेम्परेचर कर दें कम, तो उस केस में ईजिली क्या हो जाता है, वो गैस जो है वो लिक्विड बननी शुरू हो जाती है। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इससे क्या होगा, जब तुम प्रेशर लगाओगे पार्टिकल पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के केस में थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। तो ये था इजी एग्जाम्पल। इसके और एग्जाम्पल देखिए, एलपीजी और सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये भी क्या है, लिक्विफाइड किया गया, मतलब गैस को दबा दबा के प्रेशर दे दे के भर दिया गया गैस के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, तो तुम्हें ये लिक्विफाइड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है ये, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेस सीएनजी जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस मतलब दबा के डाली गई, दबाया गया होता है, नेचुरल गैसेस को अच्छे से समझ गए। ये चीज़ बहुत आसान है। दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज कंप्रेस्ड। लिक्विफाइड मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में क्या किया गया है, कन्वर्ट, और इसको कंप्रेस करके, इसको दबा दबा के इसको भी क्या किया गया है, कन्वर्ट। समझ गए। आगे देखिए, इवेपोरेशन क्या है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ये तो डेली हर टाइम हो रहा है। देखो, ओशन मतलब समुंदर के ऊपर की जो पानी की लेयर होती है, वो सन की वजह से, मतलब सन से जो उसको टेम्परेचर मिल रहा है उसकी वजह से ऊपर की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे वेपर बन के उड़ रही है। तो यही इवेपोरेशन, ठीक है, पानी का धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर चले जाना, वो इवेपोरेशन कहलाता है। ये जो डेली लाइफ में हमारा हो भी रहा है। The process of conversion of liquid to gas due to escaping of particles from the liquid surface even below boiling point is called evaporation। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि लिक्विड की जो सरफेस होती है उसके पार्टिकल एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए। अच्छा, इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होती है, ये ध्यान रखना। पूरा नीचे का जो पानी है उस पे कुछ नहीं हो रहा, हम उसको नीचे से थोड़ा ना हीट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे इसको हीट। बॉइलिंग अलग होती है, इवेपोरेशन अलग होती है। बॉइलिंग में क्या हो रहा है, नीचे पूरे पार्टिकल्स को हीट मिल रही है, लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ ऊपर वाली सरफेस को। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बच्चा बैठा है, इसके साथ में जो पानी के ऊपर आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे वेपर्स बन के ऊपर जा रहे हैं, तो दिस इज इवेपोरेशन। ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी ये पॉसिबल है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कपड़े, जो गीले कपड़े हैं, बाहर बारिश आ रही है, तुमने रूम के अंदर ही उसको सुखा दिया, ठीक है, या फिर नॉर्मली हमने वैसे कोई भी गीला कपड़ा रूम के अंदर रख दिया, थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, वो इवेपोरेशन से सूखता है। अब फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल आसान, 4 ही फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर असर डालते हैं, मतलब उसके रेट पे, उसके स्पीड के ऊपर फ़र्क डालते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड। ये चारों मैंने आपको फोटो के अंदर दिखाने की कोशिश भी की है कि हाई टेम्परेचर होगा मतलब हाई इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा भाई साहब उतनी जल्दी पानी उड़ेगा, भागेगा, ठीक है। सन भी है वहाँ पे तो वो इजीली उसको ले जाता है। हवा बह रही है, बहती हवा साथ वो, हवा उसको लेके चली जाती है पानी को अपने साथ। तो पानी भी क्या करता है, हवा भी क्या करती है, इवेपोरेशन को बढ़ावा देती है। सरफेस एरिया मतलब जितनी ज़्यादा जगह, जितना खुला होगा, और ह्यूमिडिटी मतलब नमी वाला मौसम, ठीक है। ऑलरेडी हवा के अंदर नमी है, हवा के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे असर डालती हैं, तो सुनो ध्यान से बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा, देखो सिर्फ एक ही केस में इवेपोरेशन घटती है, किस केस में, जब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। तो बाकी सारे केसेस में इवेपोरेशन इंक्रीज होती है अगर इन सबको बढ़ाया जाए। समझ गए। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है इवेपोरेशन डिक्रीज होती है,
क्योंकि ऑलरेडी पानी का कंटेंट वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट है, जिससे इवेपोरेशन क्या होगी, घटेगी ना कि बढ़ेगी। तो ये तुम्हें और इजीली मैं समझाने वाली हूँ आगे। पहले तो सिर्फ इस टेबल को लर्न कर लो। अगर सरफेस एरिया बढ़ा इवेपोरेशन बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ा इवेपोरेशन बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़ी विंड की तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन कम होती है। अब वो कैसे होता है देखो, तुम्हें यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये तुम्हें सन के अंदर तुम्हें कपड़े सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये हमें पता है। धूप में एक पानी का बर्तन रख दिया और एक बर्तन हमने रख दिया रूम के अंदर नॉर्मली, किस में से पानी जल्दी सूखेगा, बिल्कुल जिसके अंदर जो धूप के अंदर पड़ा है। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर दिया जा रहा है तो वो इवेपोरेशन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। अगर टेम्परेचर क्या है, कम है, तो इवेपोरेशन भी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, स्पीड जो होगी इवेपोरेशन होने की वो भी क्या होगी, कम। अगर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन की स्पीड, इवेपोरेशन भी क्या होगी, जल्दी से होगी। समझ गए ये चीज़। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो वेपर बन के निकलेंगी, वो जितनी ज़्यादा उसको गर्मी, जितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, उतनी जल्दी वो उड़ के बाहर भागेगी। ठीक है, आगे देखिए, ये खड्डा दिख रहा होगा, ये तो हमें रोज ही दिखता है ना। अब मैं तुम्हें इसमें जो समझाने जा रही हूँ वो देखो। सरफेस एरिया की बात करते हैं अब। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे पूरी रोड पे पानी दिख रहा है एक तो, और तुम्हें एक गड्ढे के अंदर पानी दिख रहा है। अब ये जो रोड के ऊपर पानी है, आसपास जितना भी ये सारा पानी है, रोड पे पानी सारा धूप की वजह से जल्दी सूख जाएगा, ये सारा ये। लेकिन क्या ये वाला पानी भी उतनी जल्दी सूख जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसका जो सरफेस एरिया है और आसपास की पूरी सड़क का जो सरफेस एरिया है, दोनों में फ़र्क है। इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन। ठीक है, उसको उतनी जगह मिल रही है ही, ऊपर से जो धूप है, धूप को बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है, आराम से वो ईजिली सबको धूप दे रहा है। लेकिन इस पूरे छोटे से जो गड्ढे में पानी भरा है, उस पानी को नीचे तक हीट एक ही बार में नहीं मिलती है, तो वो जल्दी से सूखेगा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक कपड़े को अच्छे से फैलाकर धूप आपने सुखा दिया, मतलब उसका एरिया बड़ा हुआ है। लेकिन एक कपड़े को तुमने घुचमुच करके उसको सुखाना जरूरी नहीं समझा, ऐसे ही चक के फेंक दिया, है ना। जैसे घर में क्या करते हो तुम लोग, टॉवल को बेड पे चक के रख देते हो ऐसे ही, तो वो क्या ऐसे ही पड़ा पड़ा सूख जाएगा ना बेटा, जादू नहीं है उसके अंदर। तो तुम अगर दोनों में फ़र्क देखो, उसमें क्या होगा, इसका हाई सरफेस एरिया पिक्चर 1 में, और पिक्चर 2 में क्या दिखाया जा रहा है, लो सरफेस एरिया। तो हाई सरफेस एरिया में ज़्यादा एरिया लगने की वजह से उस पर हवा अच्छे से लगती है, उस पर धूप अच्छे से लगती है, तो वो जल्दी से क्या करता है, इवेपोरेशन, मतलब वेपर को बना के ले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम हो गया, मतलब नीचे घुचमुच हो रहा है कपड़ा सारा, तो जो पानी उसके अंदर घुसा हुआ है उस पर अच्छे से हीट नहीं लग पा रही, उस पर अच्छे से हवा नहीं लग पा रही, तो वो जल्दी से इवेपोरेशन भी नहीं करेगा। ना यकीन हो तो करके देख लेना, मम्मी से छित्तर भी खा लेना। आगे बढ़े, समझ आ गई ये चीज़। अगर गीला टॉवल बेड पे रखोगे तो मम्मा मारेगी। आगे देखो, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब जो नमी, जो तुम्हें आजकल फील भी हो रही होगी, तुम्हारे फेस पे हर टाइम ऑयल ऑयल, पसीना पसीना, अगर रूम के अंदर बैठे हो तुम्हें ऐसे बिना मतलब पसीना आ रहा होगा, तो ये ह्यूमिडिटी होती है। मतलब एयर के अंदर, हवा में ही क्या है, गर्मी, हवा में ही क्या है, पानी है। ठीक है, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वेपर्स घूम रहे हैं वाटर के। तो इससे क्या होगा, तुम कोई भी चीज़ जो तुमने सुखाने के लिए डाली है, अगर ऑलरेडी पानी के अंदर हवा के अंदर क्या बह रहा है, पानी साथ में है, तो इस पानी से क्या इवेपोरेशन हो जाएगी। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इजी इवेपोरेशन, क्योंकि इसको किसी चीज़ से ढका नहीं है, अच्छी हवा चल रही है, आराम से इवेपोरेशन हो गया। लेकिन ये जो तुम्हें दूसरी वाली फ़ोटो दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, उससे ऊपर से ढक दिया। ढकोगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी, मतलब अंदर नमी भर जाएगी, गर्मी भर जाएगी, तो वो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। समझ गए? गर्मी का मौसम, और अगर उसमें हवा में भी पानी होगा तो पसीना ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, चिकना चिकना फेस पे हर टाइम गंदा गंदा लगता रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट, रेट ऑफ ड्राइंग
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। सारे कपड़े सुखा रखे हैं पिक्चर 1 में भी, पिक्चर 2 में भी। पिक्चर 1 में बहुत अच्छी हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, जितनी तेज़ हवा चल रही है उतनी जल्दी कपड़े सूख रहे हैं। लेकिन जो सेकंड पिक्चर है उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हवा भी कम चल रही है, तो वो जल्दी से सूखेगा नहीं। क्लियर हो गई ये चीज़? आगे बढ़िए। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। हम देखिए कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग हो सकती है, मतलब पानी उड़ रहा है, वेपर बन रहे हैं, लेकिन पीछे ठंडक रह रही है। उसको बहुत आसानी से तुम डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। उससे पहले ये चीज़ देखो, तुम्हें यहाँ पे पानी का भरा हुआ पूरा एक कंटेनर दिख रहा होगा। अगर उसको ऊपर से जो टेम्परेचर मिल रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उसकी हाई एनर्जी है, मतलब वो इवेपोरेट हो रहे हैं, सरफेस वाले इवेपोरेट हो रहे हैं। इसकी एनर्जी जो है वो मीडियम है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, वापस पानी के अंदर जा रहे हैं। और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम थी तो वो बिल्कुल ही नीचे रह जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? मतलब जिसको ऊपर सरफेस पे ज़्यादा हीट मिल गई, उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो वो चला गया ऊपर। अब इसमें क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि कूलिंग कैसे होती है, तो ध्यान से देखो। कोई भी लिक्विड है उसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट फॉर इवेपोरेशन, मतलब उसको वो हीट चाहिए जिसपे उसकी स्टेट बदल जाए। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या करेगा, वो आसपास की चीज़ों से, आसपास की सराउंडिंग से हीट ले लेता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो थिंग्स आसपास सराउंडिंग में पड़ी हैं वो भी हीट लूज़ करती हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। नहीं समझ आया? अब समझ में आएगा। देखो, तुम्हारे पास नेल पेंट रिमूवर होता है, घर पे होता है, कभी उसको अपने हाथ पे लगा के देखना, तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा। अब वो ठंडा ठंडा कैसे हुआ, तुम्हारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। तुम अगर नॉर्मली अपने हाथ को पकड़ो तो तुम्हारे हाथ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा या बॉडी की एक हीट होगी। लेकिन जैसे ही तुमने उस पर एसीटोन या फिर नेल पेंट रिमूवर डाला, उस नेल पेंट रिमूवर ने क्या किया, क्योंकि वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर आया, ये जो लिक्विड है ये वेपर बन के उड़ जाता है। जैसे ही ये वेपर बन के उड़ता है, ये तुम्हारे हाथ से, जो कि एक मैटर है, तुम्हारे हाथ से क्या ले जाता है, लेटेंट हीट को उड़ा के ले जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, हीट ही ले गया वो अपने साथ वो हीट को ले गया, तो पीछे क्या हो जाएगा, ठंडक देके जाएगा। गर्मी ले गया, सर्दी छोड़ गया, जाने वाले चले गए लेकिन ठंडक छोड़ गए, है ना। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ जो इवेपोरेट होती है वो इवेपोरेट होते ही पीछे ठंडक छोड़ के जाती है। समझ गए? अब देखो नीचे, तुम्हें एक और पिक्चर से समझा रही हूँ मैं। ये अपनी छत को तुम ठंडा करते हो ना, इसी तरह से जैसे इस पिक्चर में ये अंकल जी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, पूरी छत पे पूरा पानी 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 डाल दिया, ऊपर से धूप है, वो उस पानी को ले जाएगी इवेपोरेट करके। जैसे ही वो पानी को इवेपोरेट करके लेके गई, इसका मतलब वो छत के ऊपर जो लेटेंट हीट थी उसको अपने साथ ले गई, पीछे क्या छोड़ गई, ठंडी ठंडी पवन जलता है ये बनन। ठीक है, समझ गए? तो ये ठंडी ठंडी पवन छोड़ जाएगी। आगे देखिए, ओहो लड़की को पसीना आ रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी पसीने के बाद हवा में आके ठंडक महसूस की है? मैंने तो की है। जब तुम गर्मी से, एकदम से गर्मी के अंदर भीगते हुए पसीने में आ रहे हो, है ना, जैसे ये लड़की पसीने में भीगती हुई आ रही है, अगर तुम क्या करो, जस्ट उसके बाद क्या आ जाओ, पंखे के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें ठंडा ठंडा लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या होता है वहाँ पे, इवेपोरेशन होती है। ये देखो नीचे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ही स्वेट ग्लैंड्स पसीना निकालते हैं तो उसकी हवा में आते ही इवेपोरेशन होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर क्या फील होती है, ठंडक। मतलब वो स्किन में से लेटेंट हीट को निकाल के ले जाता है। बार बार तुम्हें एक ही बात, हर क्वेश्चन में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। जो भी तुम्हें मैं बता रही हूँ, जितने भी एग्जाम्पल तुम्हें मैं दे रही हूँ, गिव रीजन वाई एसीटोन, वाई योर पाम फील्स कोल्ड व्हेन यू पुट एसीटोन, ठीक है, वाई स्वेट आफ्टर स्वेट यू फील कोल्ड। ये सब क्वेश्चन तुम्हें गिव रीजन फॉर्म में आते हैं। अच्छा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक घड़ा दिख रहा है, मटका दिख रहा है, ठीक है, जिसको तुम बोलते हो अर्दन पॉट। अर्दन पॉट में भी तुम्हें पानी ठंडा मिलता है। तो अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो क्या है। ये अर्दन पॉट बना है मिट्टी से, है ना, इसका मतलब मिट्टी से बना, तो इसके अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, है ना।
तो इससे क्या होता है, अब तुमने ये भी देखा होगा कुछ इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बोरी सी डाल देते हैं, कपड़ा सा डाल देते हैं और उसको गीला कर देते हैं ताकि पानी और ठंडा रहे। उससे क्या होगा, आसपास की जो हीट है, आसपास की जो सारी हीट है जब इसके ऊपर आके पड़ेगी, इसमें से इवेपोरेशन होगी, हीट निकलेगी। हीट निकलते ही ये मटका क्या करेगा, उसके अंदर से लेटेंट हीट को भी लेके निकल जाएगा, मतलब सारी गर्मी को लेके निकल जाएगा और पीछे से पानी क्या कर देगा, ठंडा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद तुम्हें बोला जाता है कि टी को जो चाय होती है या जो कॉफ़ी होती है या जो दूध होता है गरम, अगर हम उसे कप की बजाय सॉसर में, कप की बजाय किस में पिए, सॉसर में। इसको सॉसर बोलते हैं भाई, समझ तो तुम्हें आएगी नहीं जब तक बताया नहीं जाएगा। ये कप के अंदर से ना पीते हुए अगर सॉसर में से पिया जाए तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगी, ठंडी चाय मिलेगी जल्दी, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो तुमने वैसे अभी पढ़ा ही था, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी, मतलब वो क्या कर देगा, इवेपोरेशन जल्दी कर देगा। तो ये वही लॉजिक है, यहाँ पे भी वही आपको यूज़ करना है। आगे देखिए, ये जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था पसीने से आता है, लेकिन अब तुम्हें कॉटन क्लोथ की बात करनी है। जब तुम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हो, क्या उसके पीछे का रीज़न पता है? मम्मी कहते हैं गर्मी में बेटा कॉटन के कपड़े पहनो, तुम्हें गर्मी ज़्यादा फील नहीं होगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सुनो। तुम्हें गर्मी की वजह से पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। अब कॉटन क्लोथ की खासियत सुनो, वो क्या करता है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पसीने को सोख लेता है, कपड़ा खुद गीला हो जाता है। अच्छा, अब गीला कपड़ा अगर होगा तो उसमें से ईजीली पोर्स होने की वजह से, छेद होने की वजह से इवेपोरेशन हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन होगी, पीछे क्या मिलेगी, ठंडी ठंडी पवन, फिर से बता दूँ सनम। अब देखो, ये लड़की अपने हस्बैंड से लड़कर गुस्से में तिल मिलाती हुई आई है, जिसको पसीना आ रहा है, गुस्से से भड़कती हुई, आग बबूला होती हुई आई और पंखे के आगे खड़ी हो गई और आहा हा हा, कॉटन क्लोथ्स ने उसको क्या दे दिया, आराम दे दिया। समझ गए? तो ये क्या है कॉटन क्लोथ की खासियत। तो ये सारे गिव रीज़न है, याद करते जाना। आगे देखो, डेजर्ट कूलर जो तुम यूज़ करते हो उसकी क्या खासियत है। अब देखो, इन दिनों तुम कूलर चला रहे हो, अगर कूलर को तुम रूम में रखते हो और आसपास दरवाजे तुमने सारे बंद कर लिए, उसको क्रॉस वेंटिलेशन नहीं मिलता एक तो, है ना। तो तुम्हें मम्मी पापा भी घर पे कहते होंगे दरवाज़ा खोल दे, तभी जो कूलर है ना ठंडी हवा मारेगा। बेटा कूलर की ठंडी हवा लेनी है ना तो उसको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, एक और चीज़ सुनो। जब मान लो क्या है, आसपास ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी नमी है, तब भी कूलर अच्छा काम नहीं करता है। तो इसके पीछे भी सारे रीजंस हैं जो अब तुम्हें समझ में आएंगे। ये तुम्हें कूलर दिख रहा है ना। इस कूलर के अंदर तुमने पानी भर दिया नीचे, पीछे इसके कूलर के अंदर हनीकॉम कूलिंग पैड्स लगे होते हैं। ठीक है, जो पानी से गीले होते हैं और बाहर की जो भी हवा उस पर लगती है वो अंदर जब आती है तो वो ठंडी होके आती है ना। तो अब देखो, ये तुमने पानी भर दिया, ये कूलिंग पैड लगे हैं, यहाँ से ठंडी ठंडी गरम गरम हवा अंदर घुसती है इसमें, लेकिन उस पर क्या हुआ, गरम हवा ठंडी सरफेस पे लगी तो अंदर वो कूल एयर बन के जा रही है। लेकिन अब अगर क्या हो, ह्यूमिडिटी ही बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी मतलब ये जो एयर है जो वार्म है, ये ड्राई होने की बजाय इसके अंदर क्या हो, पानी हो, तो ये तो पानी पानी यहीं पे रह जाएगा सारा, वो हवा छन के अंदर ही नहीं जाएगी। उस केस में कूलर क्या होगा, अच्छा काम नहीं करेगा। सो व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई, इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। तुमने अभी ऊपर पढ़ा था, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। उस केस में कूलर क्या होगा, काम ही कैसे करेगा भाई, उसको उड़ने के लिए पानी के जो वेपर्स हैं वो बने ही नहीं, इवेपोरेशन हुई ही नहीं, तो कूल एयर कहाँ से लेगा, वो अंदर तो गर्म में हवा फेंकेगा। लेकिन जो एरियाज़ जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है वहाँ पे इवेपोरेशन ज़बरदस्त होती है और ज़बरदस्त कूलर काम करता है। ठीक है, तो जब भी कूलर चलाना है, ह्यूमिडिटी के मौसम में कूलर बहुत कम काम करेगा, ये ध्यान रखना। और अगर तुमने दरवाजे बंद किए तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी रूम में बढ़ जाएगी। हमारे सांस की वजह से रूम के अंदर क्या हो जाते हैं, वेपर्स जो होते हैं वो वाटर वेपर्स फैल जाते हैं, बहुत भड़ास हो जाती है रूम के अंदर। होता है ना, स्कूल में भी तुम अगर बैठे हो, स्कूल में लाइट चली जाए तो रूम के अंदर भड़ास हो जाती है। भड़ास मतलब ह्यूमिडिटी।
तो इससे क्या होगा, आसपास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एयर के अंदर गर्मी, तुम्हें बहुत पसीना आएगा। तो वहाँ पे तो क्या काम करेगा कूलर, कुछ काम नहीं करेगा। अब आगे देखो, सारा चैप्टर तुमने पढ़ लिया है। बस अब तुम्हें एक ही बात बोलूँगी, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश बाबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अच्छा, तो तुमने ये जो सारी की सारी स्टेट्स पढ़ ली हैं, तुमने पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तुमने क्या पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब तुम्हें मैं 2 और स्टेट्स बताने जा रही हूँ जिसको वैसे तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये ढूंढी गई हैं भाई साहब। इसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो 2 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा। ध्यान से बस सुनते जाओ मैं क्या बता रही हूँ। इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक। जैसे तुम होते हो हर टाइम एक्साइटेड, हर टाइम शरारत करने में तुम भागते रहते हो। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिसमें हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हद से ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो क्या करते, वो किस फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में। मतलब उसके आयन्स हैं जो कि गैसेस की फॉर्म में घूमते जा रहे हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे है, जो तुम्हारे पास फ्लोरेसेंट चमकदार ट्यूब्स होती हैं, नियॉन लाइट बल्ब होते हैं जो चमकते हुए अलग अलग कलर्स में मिलते हैं तुम्हें, और यहाँ तक कि सन के अंदर, स्टार के अंदर जो ग्लो हो रहा है, जो चमक आ रही है, वो प्लाज्मा की वजह से होती है। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहे होंगे, ये स्टार, ठीक है, नियॉन की लाइट्स, चमकती हुई बिजली, ये सब चीज़ें, ये सब के अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा टीवी नाम सुना होगा। तो ये जो चमक आती है, ये प्लाज्मा, मतलब जो चौथे नंबर वाली जो आपकी मैटर की स्टेट होती है उसकी वजह से आती है। इस पे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ज़्यादा इसको डिटेल में करना भी नहीं है, बस आपको इसका मतलब पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC बोला जाता है, ये 5वें नंबर पे होती है। इसका नाम बॉस आइंस्टाइन क्यों है, क्योंकि एक तो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने 1920 में 1920 में इसके ऊपर स्टडी की थी, जिस पे उनको पता चला था कि एक और स्टेट भी होती है जो कि क्या होती है, गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे होती है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होती है, मतलब लगा लो इस तरह के। तो इस पे उन्होंने क्या सर्च की थी कि इन पे एक ऐसी टाइम पे एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि ये जो गैसेस होती हैं ये फ्लो करना बंद कर देती है, रुक जाती है वहीं पे। मतलब गैस भी है लेकिन गैस भी नहीं है। ठीक है, गैसेस की फॉर्म में तो वो होती है, लेकिन टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वो जम जाती है, वहीं पे वो गैसेस जम जाती हैं। तो ये एक 5वें नंबर की स्टेट बनाई थी जिसको बॉस आइंस्टाइन स्टेट बोला जाता है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट वर्ड आ गया वहाँ पे, ठंडा टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको अब जो करना है वो है चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट्स। लास्ट टॉपिक है आपका, केल्विन को सेल्सियस में बदलना, डिग्री सेल्सियस में, या फिर डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में। तो देखते रहिए इंग्लिश बाबा चैनल इसके लिए, जो कि बिल्कुल आसानी से आपको बता देगा कि कैसे ये कन्वर्जन्स की जाती हैं। बहुत आसानी से बस ये याद रख लो कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। एक्चुअल में वो किसके इक्वल होता है, 273.15 केल्विन के, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट कितना मान के चलते हैं, 273 केल्विन। अब तुम्हें ये याद करने हैं 2 फॉर्मूलाज, ठीक है, कि केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, मान लो आपको कोई भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, और अगर आपको उसका उल्टा करना है, मतलब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब सुनो ध्यान से कैसे। तुम्हें दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको कन्वर्ट कर दो केल्विन के अंदर, तो तुम क्या करोगे, पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा वाला, ये वाला। तो तुम इस डिग्री सेल्सियस की जगह पे, इस डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 45, प्लस में क्या कर दोगे, 273, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 338 केल्विन, जो कि तुम्हारा आंसर है। यही चीज़ 45 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कैसी लिखी जाएगी, 338 केल्विन। अच्छा, अब तुम्हें अगर मैंने बोल दिया कि केल्विन वाले टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री सेल्सियस में, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। तो ये जो केल्विन है, ठीक है, इस केल्विन की जगह तुमने क्या पुट कर दिया, 330 में से 273 घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 57 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है तुम्हारा
पूरा चैप्टर फिनिश। यही तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर है जिसमें सारे टॉपिक्स तुमने आज कवर कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने तुम्हें आज गिव रीजंस के बताए हैं, इन सब पे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो बताना ज़रूर कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।